वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। लाहौर जहां से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं वहां पर एक सियासी हैजान बरपा है। 13 दिसंबर के हवाले से तो है ही है, लेकिन आज जो मरीम नवाज साहिबा ने रैली लीड की है और जो अभी भी रवां दवा है, हमारी इतलात के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू हुई हुई है वो रैली, और लाहौर के उन तमाम हल्के जो उन लोगों ने जीते थे उसके आप फुटेज भी देख रहे हैं। बहुत बड़ी आवाम की तादाद जो है इस रैली में आई है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। कोरोना की वजह से शायद लोग घरों में बैठे रहेंगे, और ये रैली का मकसद सिर्फ ये था बकौल मरीम नवाज साहिबा के कि वो लोगों को इन्वाइट कर रही हैं 13 दिसंबर के जलसे के लिए। लेकिन बहुत बड़ी रैली है एक्चुअली। जब हम इसका एनालिसिस करें सारी मूवमेंट का, तो उसमें मैं आता हूँ बाद में। लेकिन हमारे साथ वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब मौजूद है। एजाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। एजाज साहब, ये आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से भी सूबाई हुकूमतों को एक जारी हुआ है नोटिफिकेशन, जिसमें कहा है कि सियासी और मजहबी जमातों ने अपनी मिलिशियस कायम कर रखी हैं, तो इनको जो है वो कंट्रोल किया जाए। थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली बददियानती में मबनी है ये आपका नोटिफिकेशन, और उनकी पार्टी को आपने वो डैमेज करने के लिए पोलिटिकली ये नोटिफिकेशन निकाला है। नहीं जी, ये किसी जमात को या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया गया जी। उनको ये मैसेज दिया गया है प्रोविंसेस को, क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है ये प्रोविंसेस का है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जी। तो प्रोविंसेस के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने हाथ लिखा है कि देखें कि आम मलेशिया जो हैं उनकी इजाजत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी इजाजत नहीं है। और जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था सारी जमातों ने मिलकर जी जी, उसमें जो पहला नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मिलिटेंट आउटफिट जो हैं, आर्म गैंग जो हैं, वो इस मुल्क में इनको ऑपरेट नहीं करना दिया जाएगा। और आर्टिकल 256 में भी यही कहते हैं कि प्राइवेट आर्मी बना लेना इट इज फॉरबिडन। बेसिकली ये है। तो अगर मेरी गुजारिश सुनो जी जी जी, देखिए, अगर किसी के पास ये नहीं है तो उसको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सही है सर। मैं आपके सामने कंसिडरेशन ये रखना चाह रहा हूँ कि आज पीडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आपके इलामी आपकी नोटिफिकेशन के बाद, तो कायरा साहब, राना सल्लल्लाहु साहब ने कहा कि हमने 500 रजाकार जो है इंसारुल इस्लाम के, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, उनको डंडे थमाए हैं, क्या कि हमारी जान को खतरा है, सिक्योरिटी खतरा है उसके लिए। तो आपके ये नोटिफिकेशन इंसारुल इस्लाम के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो उनकी ज़ेली तंजीम है JUIF की? और अगर उन्होंने ऐसा किया, 500 लोग आए डंडे लेके, उनकी वर्दियाँ भी होती हैं ऑब्वियसली, तो क्या करेगी हुकूमत? क्या आपका एक्शन है इस पर? देखिए, मैं किसी जमात का या किसी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी मिलिट्री की तरह बिहेव करेगा, अगर मिलिट्री की तरह उन्होंने रैंक लगाए हुए हैं, मिलिट्री की तरह उन्होंने पी कैप पहनी हुई है, मिलिट्री की तरह उनके पास आर्म गार्ड है, तो वो किसी से भी हो वो इजाजत नहीं है। राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, वी आर नॉट टारगेटिंग एनी मौलाना और एनी पार्टी। हमने ये कहा है कि प्राइवेट वॉर लॉर्ड का मुल्क तो नहीं है, हम अभी इससे गैर गुजरे तो नहीं है कि इस मुल्क में वॉर लॉर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए, जिसका कि हमारे नेबर में भी रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी का रजाकार है तो रजाकार को रजाकार की तरह ही बिहेव करना चाहिए। ठीक है सर। मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू जी सर लास्ट क्वेश्चन एजाज शाह साहब, ये अगर इस्लामाबाद की तरफ अपोजिशन फैसला करती है आने का, तो आप उनको आने देंगे? जैसा लास्ट टाइम आने दिया था आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान को, वो अगर धरना देते हैं आप उनको धरना देने देंगे, या आपकी दफा पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट होगी? देखिए, इस दफा पॉलिसी डिफरेंस में सिर्फ कोई पोलिटिकल रीजन नहीं, जो पूरी दुनिया कह रही है, जो कोर्ट्स कह रहे हैं, हर अक्लमंद आदमी ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना डिजीज। तो अगर ये फैलाना चाहते हैं, अगर ये अपने सपोर्टर्स को, गरीब आवाम को मारना चाहते हैं, तो ये मारे, दुनिया देख रही है। तो इसलिए जो हम कह रहे हैं कि आई एम अ पार्ट ऑफ MCOC ऑल्सो जी, तो हमने ये रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया है, अपोजिशन को भी रिकमेंड किया है कि मोर देन 300 के, और वो भी विद द SOPs, आप जब से जुलूस ना करें। तो अगर ये करते हैं तो जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, उन्होंने इजाजत तो दे दी है, अभी ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे बिहेव। दे बिहेव लाइक ए नेशनल लीडर, और ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं अवाम को कि हम आपकी केयर करते हैं, तो जैसा नहीं करेंगे। अगर अवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी औलाद, अपने रिश्तेदार को बाहर भेजे हुए हैं,
और आपको हम मारना चाहते थे, जलसा कर रहे। प्राइम मिनिस्टर घबराए हुए तो नहीं है सारे धरनों और प्रेशर को लेके? आप तो मिलते हो कैबिनेट में भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यों घबराए होंगे? माशाल्लाह, ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पूरे 26 दिन का धरना दिया हुआ है यार। बिल्कुल सही है, वो सियाने धरनों के। बिल्कुल ठीक है याशिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मेरे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, शायद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब से मैं एक न्यूट्रल वॉइस से शुरू करूंगा, लेकिन भट्टी साहब पहले आपको मैं बता दूं इशू क्या नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ नाहल हो गए अदालत से, और हमें ये लगा था कि अब की सियासत खत्म हो जाएगी, पार्टी टूट फूट जाएगी, इलेक्शन में भी जीत नहीं सकेंगे। इलेक्शन में पंजाब में ये लोग जीते, मेजोरिटी में आए। अब हमने सोचा कि फिर वो जेल में चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, नवाज शरीफ खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मरीम नवाज साहब जिस तरह लाहौर में रैली कर रही हैं, कल जिस तरह सोशल उन्होंने उससे कम्युनिटी से अपने खिताब किया, जिस तरह वो पूरा लीड कर रही है मूवमेंट को, तो नवाज शरीफ तो हर जगह सियासत में उनका डंका एक तरह से नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बज रहा है। अगर अब आप मरीम नवाज साहिबा को देख लें, जो नवाज शरीफ का नाम इस वक्त लेके चल रही हैं, दिखाएं जरा उन्होंने कल से पिछले दिनों में उन्होंने क्योंकि परफॉर्मेंस क्या रही है, तो हर जगह उन्होंने नवाज शरीफ की आवाज़ बुलंद करवाई हुई है। तो नवाज शरीफ सियासत से बाहर तो नहीं गए, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे ये भी पूछूंगा भट्टी साहब सबसे पहले आपसे। लेकिन पहले जरा मरीम नवाज साहिबा की सियासी कार्रवाइयाँ दिखा दें। सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। कारोबार बंद, रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। भट्टी साहब, नून लीग खत्म नहीं हो सकी सियासी लिहाज से, बल्कि ज्यादा पावरफुल तरीके से आ रही है। वुड यू एग्री? मुझे इससे क्या लगे भाईजान के खत्म हो चुकी है कि नहीं खत्म हो चुकी। अच्छा, लेकिन इस डंके बजाने से पहले, इस डंके बजाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि पेशावर में जो 6 लोग कोरोना से मिले हैं और उनको मरे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल में, जी, उसका कातिल कौन है? उसका कातिल कौन है? कौन वो कत्ल अपने जिम्मा लेगा? ये उसमें एक बच्चा भी शामिल था, कौन लेगा? 3 दिन से वो अस्पताल ऑक्सीजन कर रहा था। दूसरी मर्तबा हुकूमत है वहां PTI की, तो कौन कत्ल का जिम्मेदार है? और फिर मुझे दुख हुआ है कि मैं बड़ा मोतरफ हूँ इफ्तिखार हुसैन का, उन्होंने अपना जवान बेटा इस मुल्क पर कुर्बान किया। बाकी भी उन्होंने बड़े लड़े, लीड फ्रंट से वो ANP के इफ्तिखार साहब, और लेकिन उन्होंने कहा वजीर आजम के सियासी कोरोना को नहीं मानते। ये है खुदा के लिए, ये सोच है, ये माइंड सेट है। ये आप अपनी मुखालफतों में इतना चले गए हो, आगे चले गए हो। खुदा के लिए मुद्दतों से पाकिस्तान में ये खेल जारी है कि हुकूमत और अपोजिशन में मुकाबला ऐसा है कि अवाम का ज्यादा बेड़ा गर्क कौन करेगा। और ये अपना काम कर रहे हैं, मुद्दतों से अपना काम कर रहे हैं, मुद्दतों से पाकिस्तान में। भट्टी साहब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, अगर नून लीग के पास ये क़यादत ना होती मरीम नवाज की, तो जैसे आज लाहौर में, आप लाहौर में अगर आके देखें, हजारों बंदा बाहर निकला हुआ है जिस हल्के में वो जा रही हैं, हमने रिसेंट फुटेज दिखाई है, तो ये PDM की मूवमेंट में जान ही ना होती। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ को रिप्लेस कर दिया मरीम नवाज ने, और उनकी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज अ लीडर, जो कि शायद शहबाज शरीफ को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर हुआ था ना हफ्जा शहबाज हुए थे। इस वजह से सारी मूवमेंट चल रही है क्योंकि वो लीड कर रही है नवाज शरीफ के नैरेटिव को। अब अल्लाह के फजल से आपने अगली नस्ल हम मुझ पे मुसल्लत कर रहे हैं, और ये एक रोमांटिसाइज कर रहे हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं
कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी आ गई हैं, उनके बाद अगला कोई आ जाएगा, उनके बाद कोई अगला आ जाएगा। ये मोरूसी सियासत प्लीज़ मुझे तो नहीं, मुझे ग्लैमराइज ना करें। वो जीत जाएं, वो हुकूमत गिरा दें, वो सारा कुछ कर दें, वो उनका हक है जलसे जुलूस। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि इस वक्त, इस कोरोना के वक्त, ये है अवाम का रत्ती बराबर उनके दिल में मोहब्बत और उनके दिल में अवाम का दर्द। और ये आज रैली निकल रही है, उससे पहले वर्कर्स कन्वेंशन हो गया, मीडिया कन्वेंशन, उसके बाद 13 दिसंबर को जलसा हो जाएगा, उसके बाद इमरान खान हुकूमत गिरा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक बंदा मरा, आखिरी बात कर रहा हूं, एक बंदा अगर मर गया इनकी वजह से, कोरोना की वजह से, उसके कत्ल का कौन जिम्मेदार होगा? राइट, ये पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो आज आप रैलियां निकाल रहे हैं, आप भी लाहौर की रैली से हैं, मानने वाले, हम तो उसके मानने वाले हैं जो फरात के किनारे कुत्ता भी मरने पे तड़प जाते थे, और ये बंदे मारी ये कोरोना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भट्टी साहब। लेकिन हमें ऐसे हुक्मरान मुयसर ही नहीं हुए, उनकी आंखों के सामने खैबर टीची का हॉस्पिटल के अंदर लोग मर जाते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ये मोरूसी सियासत लानत है, गुलामी है, मैं इसको नहीं मानता। राइट, मुसद्दिक साहब, मोरूसी सियासत लानत है, गुलामी है, आप इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने मरियम नवाज को नया लीडर चुन लिया, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिगेडियर जाज शाह साहब भी यही कह रहे हैं कि आपको अवाम से अगर मोहब्बत है तो लोगों को नहीं निकालेंगे, लेकिन आप निकाल रहे हैं। और भट्टी साहब भी कह रहे हैं रत्ती बराबर अगर आपको एहसास है अवाम का, तो आज लाहौर में रैली ना निकलती जो सब चल रही है रवा दबा है। मुसद्दिक साहब जी, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। पहले तो ब्रिगेडियर साहब की बात का मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने अगर तो ये जो भी आज उन्होंने ऐलान किया है, अगर तो ये टाइगर फोर्स को पर भी अप्लाई होता है तो ठीक है, और अगर टाइगर फोर्स पे अप्लाई नहीं होता तो हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी एक वॉलंटियर्स की फोर्स बनाए। अगर कोई कानून शिकनी करे तो ठीक है, मगर ये कि उनके कॉलर इस तरह के क्यों हैं या उनके हैट इस तरह के क्यों हैं, और हम अगर कहें कि वो टाइगर क्यों हैं, इस वजह से उन सब पे मुकदमे करने, ये तो मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, आपने जो असूल बनाना है वो एक ही तरह का, एक तर्ज का असूल बनाया। आपको याद होगा कि कराची में भी ये खेल इसी तरह खेला गया था, फोर्सेस बना के। नहीं हो सकता कि आप फोर्सेस बनाएंगे तो आगे से कोई। सर, अब बाकी 2 सवाल जो मेरे, एक मोरूसी सियासत के गुलामी क्यों कर रहे हैं आप? चाहें जी, ठीक है, जो जी मैं उसका जवाब देता हूं। और कोरोना जी, देखें, अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि जमहूरियत रही नहीं है, इस वजह से लोगों के अपने अपने अजहान हैं, अपना अपना फ़िक्र है, अपनी अपनी सोच है। वरना पूरी दुनिया में जो किसी की इमेजिनेशन में होता है वही लीडर होता है। यानी अगर आपने देखा कि जॉर्ज बुश सीनियर के फादर जो थे अमेरिका में, वो सेनेटर थे, फिर जॉर्ज बुश सीनियर जो हैं वो प्रेसिडेंट बने, उनके दोनों बेटे जेफ बुश और जॉर्ज बुश जो हैं वो 2 सबसे बड़ी जो वहाँ पे स्टेट्स थी उसके गवर्नर थे, फिर जॉर्ज बुश जूनियर जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। आपने देखा कि बिल क्लिंटन थे प्रेसिडेंट, उसके बाद हिलरी क्लिंटन बनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बात यह है कि जिसने आना है इलेक्शन जीत के आना है। ये तमाम लोग सेनेट के इलेक्शन जीतते थे, फिर आते थे हुकूमत में। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर है, आप गिला कर सकते हैं, उनके खिलाफ वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर लोगों की इमेजिनेशन में वो हैं, और अगर जहाँ पे पैर रखें मरियम साहिबा, वहाँ पे अगर 30,000, 50,000, 1 लाख लोग आते हैं, तो वो मेरी नाराज़गी से तो कुछ नहीं होगा। आप या तो ऐसा कीजिए कि आप कहिए कि हमने आइन में लिख दिया है कि कोई भी शख्स जो पहले सियासत में हो, उसकी औलाद में से उसको कोई इंसानी हक नहीं है, उसका आइनी हक माजूल कर दिया है कि वो। या दूसरा ऐसा करें जो बेहतर तरीका होगा कि सिर्फ ये लिख दें कि उसका ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ के ख़ानदान से होना चाहिए, ये लिख दें, ताकि आइन में लिखा तो हो ना कि भाई नवाज़ शरीफ के ख़ानदान का और कोई शख्स नहीं आ सकता सियासत में। जो आता है इलेक्शन जीत के आता है, इलेक्शन होता है आपके सामने। आज रैली की तस्वीरें आपने दिखाई हैं। अगर वो लोगों की इमेजिनेशन में हैं तो, और लोग उनको वोट देना चाहते हैं, लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, तो मैं तो, या कोई भी शख्स कैसे उनको रोक सकता है? जमहूरियत में तो ऐसा। सर, आप इधर रुक जाए, कोरोना का सवाल दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ये कोरोना वाला सवाल उधार रह गया, आप पे दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन डॉक्टर साहब को डिस्कशन में ना जाओ। डॉक्टर साहब, फिरदौस आशिक अहवान साहिबा की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रही थी कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी जल्द जेल जाने वाली हैं। यहाँ पे मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे हैं जहाँ पे मरियम साहिबा पैर रखती है वहाँ 30,000 का मजमा वेलकम उनको करता है। तो कहने का मतलब ये कि आप उनकी ताकत से भी वो पावर में नहीं आई, अभी से खाइफ है, अभी से घबराए हुए हैं, तो फिर 13 दिसंबर और उसके बाद तो पता नहीं क्या कुछ होगा आप लोगों के साथ। योर टेक ऑन इट। कामरान, हम कोई घबराए हुए लग रहे हैं? कोई मैं शक्ल से आपको घबराया हुआ लग रहा हूँ? फ्रेश लग रहे हैं मुझे। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाए हैं। क्या लग रहा है? फ्रेश लग रहे हैं, फ्रेश भाई। देखिए कामरान, एक तो
एक तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने टाइगर फोर्स की बात की, तो मैं आपको और कौम को क्लैरिटी से बात करना चाह रहा हूँ टाइगर फोर्स में। देखिए, टाइगर फोर्स ने कोरोना पेंडेमिक में एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन पे काम किया। ये जो फोर्स बनाई है इन्होंने, वो एसओपी की धज्जियां उड़ाने के लिए, एसओपी की खिलाफ वर्जी के लिए कोरोना पे काम कर रहे हैं। दोनों का मुआवजा ना करें डॉक्टर साहब। उन्होंने बगैर मुआवजे के कौम की खिदमत की, वो नॉन पॉलिटिकल थी, कोई सियासी टाइगर फोर्स ने उन्होंने वॉलंटियर वर्क किया। ये सियासी एक्टिविटीज कर रही है। अब अगले सवाल पे आ जाए डार भाई, जरा वक्त की किल्लत होती है। अब अगले, हाँ जी, अब मरियम नवाज वाले सवाल। कामरान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया आपने। जी सर, देखिए आपने कामरान खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मरियम सफदर साहिबा नवाज शरीफ का नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं नवाज शरीफ का नैरेटिव है क्या? नवाज शरीफ क्या आम आदमी की बात कर रहा है? नवाज शरीफ क्या महंगाई की बात कर रहा है? नवाज शरीफ क्या बिजली गैस की बात कर रहा है? नवाज शरीफ तो ये बात कर रहा है मुझे इक्तदार क्यों नहीं मिला। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी फौज, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और आपने भी हॉट टॉक में इसहाक डार साहब के मुंह पे घबराहट देखी होगी जब एंकर ने उन्हें कहा कि आप तो हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं। आपका लीडर आज एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आया। 90 की दहाई में तो आप खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत में आए, पार्टियां बनाई, IGI, सब कुछ। पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सहूलतकार आप खुद रहे हैं। आज आप किस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके अवाम में आते हैं? तो आप जरा क्लैरिटी कर दें कि ये किस नैरेटिव को लेके आगे बढ़ रही हैं। तीसरी चीज देखें, आपने कहा मरियम सफदर साहिबा के जलसे लग रहे हैं। अगर मरियम सफदर के इस इज्तिमा को आप 90 की मुस्लिम लीग से या आज से 10 साल पीछे चले जाओ, उससे कंपेयर करें तो साइज छोटा हो चुका है अवाम के इज्तिमा का। सियासी पार्टियां खत्म नहीं की जाती कामरान, सियासी पार्टियों के साइज छोटे बड़े हो जाते हैं। एक बात बताएं कि फिरदौस एवान साहिबा ने ये क्यों पेशन गोई की है कि ये 13 दिसंबर के बाद जेल जाने वाली हैं, और अगर वो जेल चलेंगी इसका मतलब क्या लिया जाएगा फिर? देखें, वो तो वही बता सकती है, इसलिए मुझे तो इस हवाले से कोई इतलात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये उस दिन आपने साहिबा लीडर बन रही हैं, अगर मरियम सफदर साहिबा लीडर बन रही हैं तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मेरा मरियम सफदर साहिबा को पैगाम दें, फिर अकेले मनारी पाकिस्तान भरें। PDM की 11 जमातों की बैसाखियों के ऊपर ना जलसे करें, अकेले फिर करें, अकेला मैदान लगाएं, जैसे मेरा कप्तान, मेरा लीडर वजीर आजम इमरान खान सिंगल हैंडली जलसे करता था। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान भरा मुसद्दिक साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जी जी, डार साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जनाब जो देखें, ये बात तो मानने वाली, महंगाई पिछले 3-4 दिनों में कुछ कम हुई है, टमाटरों के रेट, सब्जियों के रेट कुछ कम हुए हैं, तो अब वो महंगाई वाला जो है, और अगर मजीद ये महंगाई कम हो गई, चीनी के रेट कम हुए, 20 रुपए किलो कम हुए, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट तक किया उस पर, आई थिंक नजर भी आ रहा है। तो अगर महंगाई मजीद कम होगी फिर तो आपके पास एक बहुत बड़ा जवाब तो खत्म हो जाएगा इस हुकूमत के खिलाफ जाने का जो महंगाई के ऊपर है। दूसरा रह जाएगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी फौज, जिसको एंटी स्टेट भी कहा जाए नैरेटिव। तो क्या मरियम नवाज साहिबा और आप और PDM सारे मिलके इस मुल्क को खोखला करने वाला नैरेटिव लेके जा रहे हैं 13 दिसंबर को? सर क्या नैरेटिव है ये? ठीक है जी, पहली बात ले लेते हैं। अभी आपके ये जो यहाँ पे DSNG के ऊपर साहब बैठे हुए थे, मैं उनसे गप मार रहा था, मैंने कहा सुनाई कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा कि मैं आज 185 रुपए के अंडे लेकर आया हूँ, आप मुझे बताएं मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊँ? आप मुझे बता दें। आपने कहा कि महंगाई नीचे आ रही है, आपके इस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके बुला के पूछ लें। उन्होंने मुझे बताया कि कोई सब्ज़ी नहीं है जो 150 रुपये से कम हो, हम अपने बच्चों को खाना किधर से खिलाएं? उन्होंने कहा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारा बिजली का बिल जो है वो 7,500-8 हज़ार रुपये हो जाता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो 5,000 रुपये हो जाता है। हम बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते, बच्चों की फ़ीस देते हैं तो दवाएं नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो दवाएं हम लेते हैं वो 400% बढ़ गई हैं। आप कह रहे हैं कि सस्ता हो गया। अगर वाकई सस्ता हो गया और आपकी बात ठीक है और मुल्क बेहतरीन जगह पे है, तो अभी जो आपने ये फुटेज दिखाई है, ये किस चीज़ की फुटेज थी भाई? ये जो जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा तो आपको कहेंगे मैंने बहुत ज़्यादा गिन दिया, आप अपना इब्तदाइया है, आपकी अपनी फुटेज है, आपके अपने लोग लाहौर की सड़कों पे हैं, ज़रा बताएं ये कौन लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं अगर ये महंगाई कम हो गई है? आपके अपने सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके ऊपर सेडिशन के केस हुए हैं, आप सोशल मीडिया के लोगों को जाते हैं जिनको उठा के ले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं मैं नोटिस लेता हूँ, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जब उठा के ले जाते हैं 3 दिन के लिए, कौन ले गया, कहाँ चला गया, क्या हुआ उस सहाफ़ी के साथ, किसी को नहीं पता इस मुल्क में। तो आप मुझे बताएं, सहाफ़ी महफूज नहीं है जिनका काम है कलम उठाना, कामरान मैं जवाब देना चाहता हूं, सियासतदान महफूज नहीं है,
हर भट्टी सियासतदान साहब को जो बीच है में वो लेना है, लेकिन और ब्रेक भी मरियम लेंगे, नवाज 2 quickly, मरतबा जेल में जा क्विकली डॉक्टर साहब करते एक हैं सेकंड। बसर साहब का। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो ठीक है, जो आपकी 3 बातें की हैं, कैमरामैन के बारे में की है, सहाफियों के बारे में की है, अरेस्ट के बाद, कोई एक चीज बता दे जो आपके 5 साल दौर में ना हुई हो। आपके 5 साल दौर में भी कैमरामैन से जब पूछा जाता था, कहता था शेर बिजली खा गया है, शेर आटा खा गया है, शेर घी खा गया है। तो ये कहना आज कैमरामैन ये कह रहा है, आपके क्या सहाफियों पे पर्चे नहीं हुए? क्या एंकर्स पे पर्चे नहीं हुए? क्या पैमरा का इस्तेमाल नहीं हुआ आपके दौर में? पैमरा का आप इस्तेमाल बताएं ना बिल्कुल कि हुआ है। कौन सी ऐसी बात है जो आज अभी कह रहे कैमरा का नहीं हुआ? इस्तेमाल बिल्कुल हुआ, आपसे मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक ब्रेक में जाऊंगा और भट्टी साहब के बाद ब्रेक वापस मैं बताता हूं आपको। जी मैं मुफ्ती साहब ब्रेक के जरा बाद एक बता सेकंड, देंगे। एक सेकंड दे जी बोलें, जी बोलें, जी बोलें, जी 30 सेकंड जी सर। देखें भाई, गरीब आदमी की ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें अहम होती हैं, एक होती है नौकरी और एक होती है महंगाई। जब मुल्क 6% पे तरक्की कर रहा था ना, तो लोगों को नौकरी मिल रही थी। जब 1 ट्रिलियन का डेवलपमेंटल बजट था ना, तो लोगों को नौकरियां मिल रही थी। जब 11,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने लग रहे थे ना, जब हज़ारों मील की सड़कें बन रही थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी। और जो खाने की महंगाई है उसकी शरह 1% थी, पिछले साल वो 100% थी, अब वो 22 से 25% है गांव के अंदर। तो आप जिन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछें तो कामरान, सही। ठीक है सर, बाहर कदम तो उठाएं। जब आप सर, ये तो फिर बहस मुफ्त दवाएं मिलती थी, सर सुने सर, देखिए कामरान, मुफ्त जिस दवाएं GDP जो की- मिलती थी सरकारी अस्पतालों में, कामरान साहब मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दें, अभी तो बात मुकम्मल ही नहीं हुई। तो जी सर, जो मुफ्त दवाएं अस्पतालों में मिलती थी, जब आपने बंद कर दी तो आपने सोचा कि गरीब जो हैं वो कहां से दवाएं लेंगे? ठीक है। जिसकी माँ बीमार हो उसका डायलिसिस मुफ्त होता था या 2,000 रुपए में सरकारी ब्रेक के बाद बाकी होगा, अब 13,000 रुपए में होता है। आप बताएं, क्योंकि पॉइंट 13,000 रुपया डायलिसिस के लिए किधर से लेकर आएगा? लेकिन अब बात ये है कि जो डार साहब, आप डार मेरे भाई, आपने जो आर्गुमेंट दिया ना सारे का सारा, वो भट्टी साहब इसलिए पूछूंगा, चले मौरूसियत पे आप लानत भेजें, 3 हरफ भेजें, लेकिन आप यही बता रहे हैं कि इनके दौर में भी महंगाई थी, तो हमारे दौर में तो क्या बड़ी बात है। इनके दौर में भी पैमरा जो था वो हुकूमत का वो भोंपू बना हुआ था बकौल आपके, तो हमारे दौर में भी तो क्या बड़ी बात है। इनके दौर में साफियों पे FIRs हुई, तो हमारे दौर में उठा ली कि साफी क्या बड़ी बात है। इनके दौर में PTV जो था वो अरबों रुपए का आवाम का खर्चा जो था उसके पे हुआ करता था, और वो नवाज शरीफ साहब का माउथ पीस था, हमारे दौर में भी है। तो भाई फिर आप किस चीज़ की चेंज लेके आए? अगर आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए इनके दौर को, जिनको आप लानती, मनहूस, अल्लाह का अजाब कहते हैं, तो फिर आप में और इनमें क्या फ़र्क है? ये भट्टी साहब जवाब देंगे सवाल का, फिर डार साहब जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन भट्टी साहब, जितना आर्गुमेंट गवर्नमेंट हमेशा दिया करती है, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुशाबे ना होती, तो आज आपको लगता नहीं कि PDM की तो मूवमेंट की कुछ साख ही ना होती, क्रेडिबिलिटी ना होती? भट्टी साहब बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ 2 जुमले इस सवाल पे जवाब देने से पहले माजरत, आपसे माजरत करके 2 जुमले। मुझे एहतराम है आवाम की राय का, मुझे एहतराम है अपने, बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं हमेशा कदर करता हूँ मुसद्दक साहब की राय का। लेकिन बुश सीनियर, बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन ने अपने मुल्क को नहीं लूटा था, झूठ नहीं बोल रहे थे, जालसाजी नहीं की थी। और मैं नहीं मानता कि अदालती इश्तिहारी मेरा कायद हो, मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करने वाले मेरे अगली नस्ल के कायद हों। जिनकी पार्टी में जमहूरियत ना हो, उन्होंने जमहूरियत की क्या खिदमत करनी है? और बुत परस्ती से भी बदतरीन शक्ल है शख्सियत परस्ती की। अब आ जाएं इस पर, आपके सवाल पर जी। ये लॉजिक देखें, मैं डार साहब को माजरत के साथ, कि ये क्या लॉजिक है कि आपके दौर में महंगाई थी तो हमारे दौर में भी महंगाई है, आपके दौर में बुरा काम था तो हमारे दौर में भी बुरा काम था। ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि इनकी मैटरों को हमने मुतनाज़ बनाया, और हमारी BRT की रिपोर्ट असम्बली में आई है तो 2 अरब 77 करोड़ की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। इनकी मेट्रो की सब्सिडी का हमने ढंडोरा पीटा। हमारी BRT पर पता चला कि 1 अरब 60 करोड़ से 2.5 अरब की हमने सब्सिडी अब देंगे सालाना। इनका सानिया मॉडल टाउन हुआ, हमारा सानिया साहिवाल हो गया। इनके दौर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, हमारे दौर में भी रज़ाक बाबर साहब बैठे हुए हैं। डॉलर, लेकिन हाँ डॉलर हमारे दौर में ज़्यादा बढ़ा, गर्दशी कर्जे हमारे दौर में ज़्यादा बढ़े, फ़ीकस आमदनी हमारे दौर में कम हुई। जरदारी साहब 5 अरब कर्जा लेते थे रोज़ाना, नवाज शरीफ साहब 8 अरब, हम 18-20 अरब कर्जा लेते हैं। और करप्शन पर, यानी एहतसाब सबसे बड़ा है ना,
एंटी करप्शन पाकिस्तान पंजाब ने रिपोर्ट दी है, 36,000 अफसर और एहलकार पिछले 2 सालों में उन्होंने करप्शन की उनकी करप्शन की शिकायतें आई हैं। और आखिरी बात, वजीर आजम साहब का बयान आपके सामने फिर रख लूं ताकि आपको और मुझे दोनों को ठंड पड़ जाए। वजीर आजम साहब ने कहा है कि मेरी हुकूमत मीडिया के निशाने पर है। मैं कुर्बान जाऊं वजीर आजम साहब, हुकूमती कारकर्दगी सही नहीं बताई जाती, मैं वारी वारी जाऊं। चले, मैं इसमें एक सवाल आ गया मेरे ज़हन में डॉक्टर साहब के लिए। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आपने बड़ा आपका शुक्रिया। आखिरी दो जुमले। मीडिया करप्ट अपोजिशन का साथी है और एक बर्द करदार और एक नेक आदमी कैसे बराबर हो सकता है। साथ ही मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है मीडिया आजाद नहीं है, आलाकार है, आलाकार बनने से इनकार करे, उठो वरना मजबूरी में बैठे रहोगे, हम जाएं किधर, वो भी नहीं मानते। ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन डार साहब, पहली बात तो ये, करोड़ों लोग जिन्होंने आपको वोट दिए, लाखों लोग, मिलियंस, उन्होंने चेंज के लिए दिया था, ये सुनने के लिए नहीं दिया था कि नून लीग जरदारी दौर में जो हरकतें गलत हुआ करती थी, आप कह रहे हैं जी वो भी होती थी तो हमने कर ली, कौन सी बड़ी बात। नंबर 1, नंबर 2 उसका भी जवाब देते जाइए। भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, प्राइम मिनिस्टर की बात याद करा दी कि जी मीडिया जो है ना वो आपकी हुकूमती खबरें सही नहीं दे रहा। तो वो जो आपका मीडिया हाउस है, जो कि एक्चुअली हमारा मीडिया हाउस है, जो कि सरकारी स्टेट चैनल PTV, वो तो आपकी सही खबरें दे रहा है, मईशत की हर चीज पॉजिटिव, हर चीज नया पाकिस्तान। उसमें क्या है, उसको देखते कोई नहीं है। उसकी 0.0 रेटिंग है सर, 0.06 रेटिंग है उसकी पूरे साल की। देखिए अब जवाब दे दें जी। देखिए कामरान, आप और भट्टी साहब मेरी स्टेटमेंट को ट्विस्ट ना करें। मैंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को ये कहा है कि जो वो निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारी हुकूमत इन मसाइल में जो कि हम समझते हैं बेहतरी की तरफ जा रही है, ये तब वो बातों की बात करें जब ये इन चीज़ों में से खुद नहीं गुजरे, कोई दूध और शहद की नदियां बहा के गए और हमने कोई तबाही कर दी। हम समझते हैं हम मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं। देखें आपका क्या काम है, शायद जो आप बात कर रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी मीडिया टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मीडिया को हुकूमत की पॉजिटिव न्यूज दिखानी चाहिए। मसलन डॉलर 2 रुपए ऊपर जाता है, मीडिया पे तूफान आ जाता है। आज US डॉलर 10 रुपए नीचे आ चुका है, पाकिस्तान में कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, कोई भट्टी साहब तारीफ नहीं कर रहे, 10 रुपया तगड़ा हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अरशाद भट्टी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे, नहीं दे रहा। आप एक सवाल का जवाब दें। एक सेकंड कामरान, एक सेकंड यार, अब एक सेकंड यार, हौसले से ना प्लीज, मुझे मुकम्मल करने दें। आज आपका 17 साल बाद करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर देता है वजीर आजम इमरान खान, कोई बात नहीं की जा रही है। आज आपकी इंडस्ट्री बूम कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री बूम कर रही है, टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। परसों आपका वजीर आजम सियालकोट में नई सियाल एयरलाइन की लॉन्चिंग के लिए जा रहा है, 4 अरब से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, जॉब आपका पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं कर रहा, आपका पॉइंट आ गया हो रही है, जल्द से मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, देखिए आप इस बात को तो भट्टी साहब के पास आ रहा हूं, एक मिनट उम्मीद दें, सिर्फ एक सेकंड। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब का काम है, आपकी सारी अच्छी, आपके पास आ रहा हूं भट्टी साहब, एक मिनट सर, सिर्फ एक आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी सारी अच्छी बातें जो आप बता रहे हैं, ये आप चलाते हैं ना PTV के ऊपर, वो देखते कोई नहीं है, क्योंकि उन बातों के अंदर वो सच्चाई नहीं है, वो उस तरह लोगों की जिंदगियां सच्चे तरीके से उसमें असरअंदाज नहीं हो रही, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वरना आप चलाते हैं वहां पे 0.06 उसकी रेटिंग है पूरे 1 साल की, और प्राइवेट मीडिया जिसकी आप बात करें कि जो आपकी बातों को आपके नजदीक गलत चला रहा है, उसकी 4 गुना 8 गुना 6 गुना ज्यादा लोग देखते हैं उसको और उसमें बिलीव करते हैं। भट्टी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड और फिर जाएंगे मुसद्दिक साहब के बाद। जी भट्टी साहब 30 सेकंड। देखिए कामन आप करें, आप हमारी निशानदेही करें, लेकिन जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है वो भी प्लीज आप दिखाएं। डॉक्टर साहब हम बताते हैं, मैंने अभी बताया मुसद्दिक साहब को महंगाई कम हुई है, आपने सुना नहीं मेरा ख्याल से। फिर एक चेंज देखिए आपने ज्यादती की है, जो एक बड़ी चेंज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आए हैं, जो भट्टी साहब की बात सुन को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, माजी में बताएं। ठीक है, अच्छी बात है अगर वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि नवाज शरीफ साहब नहीं देते थे वो दे रहे हैं। चले आप खुश, जो की बात सही है वो बात सही है। जी जी भट्टी साहब पूछें जो पूछना है। जी भट्टी साहब, ये अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। भाई जी डार साहब ये सारे जो अब तक वजीर आजम साहब ने इंटरव्यू दिए हैं, ये सारे आज मुझे दें, मैं इनमें आलू डालकर पकाऊंगा और रात को अपने बच्चों को खिलाऊंगा। अगर ये मैं खिला सकता हूं, उनका पेट भर सकता है तो कमाल है।
एक इंटरव्यू भी ना देते वजीर आजम साहब, किसी को मिलते ही ना, मगर जिस काम के लिए आए थे वो काम कर जाते। डार साहब आपको पता है मुर्गी 380 रुपए किलो हो गई है, अदरक 800 रुपए किलो हो गई है, अंडा 190 रुपए हो गया। वैसे मेरा महबूब कायद क्या दूर कब का मेरे वजीर नहीं आज के रेट बता रहा हूं, आज के मेरा क्या कमाल वजीर आजम दूर अंदेश था, कब का कह दिया मुर्गियां पालो अंडे, आज पता चल गया ना अंडे 190 रुपए किलो, 190 रुपए वो किलो बिलावल वाले ने दर्जन हो गए। अच्छा हरी मिर्च जो है 200 किलो हो गए, 200 रुपए फी किलो है। डार साहब मुझे अल्लाह आपको इससे ज्यादा सुखी करे, अल्लाह आप मेरे सुखी भाई हैं, लेकिन कभी लास्ट टाइम किस दिन यूटिलिटी स्टोर से आपने दाल खरीद कर पकाई हो, किस दिन सस्ते बाजार में आप गए हैं, किस दिन आपको हम ऊपर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं, ऊपर अगर आप दाल चावल ही खाता है, नहीं दाल चावल खाता है, लेकिन अल्लाह के फजल से 100 साल के लिए आपके दाल चावल सारी बात छोड़े का कोई ये तो भट्टी साहब ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर दी। महंगाई पे तो आपके पास करने की गुंजाइश ही कोई नहीं रही। देखें हम सहाफ़ी कितनी इंडिपेंडेंट गुफ्तगू करते हैं, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अब मेरा आप सवाल ये है कि यार बात ये है कि आप ये जलसा कर लें, 13 दिसंबर का भी कर लें, उसके बाद आपने धरनों के लिए भी जाना है, लेकिन ज़रा मुल्क के हालात देखें, कोरोना की वेव देखें, इनकी गवर्नमेंट तो जाने वाली नहीं है, इनकी गवर्नमेंट तो कायम दायम है। आपके पास वो लवाजमात, वो स्ट्रेटजी, वो सप्लाई लाइन भी नहीं है जिससे इनकी हुकूमत चली जाए। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है मुसद्दिक साहब? देखें बात ये है सर कि आज मैं लाहौर मेरा शहर है, मैं यहाँ घूम रहा था, रंग महल गया, कसेरे बाज़ार गया, शाह आलम मार्केट गया, टकसाली गया, दोमोरिया पुल गया, कश्मीरी बाज़ार गया। ज़रा आप जाके देखें वहाँ पे हज़ारों की तादाद में खचाखच मार्केट्स भरी हुई हैं। एक शख्स दिखाएं एक जिसने मास्क पहना हो, एक शख्स। 7 मिलियन लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करते हैं। अगर हुकूमत का मसला कोरोना है तो इस वक्त ट्रांसपोर्ट के अंदर एक सीट बैठ के एक शख्स बैठा हो और हर एक ने मास्क लगाया हो। ये जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, पैकेजेस मॉल है, दूसरे तीसरे मॉल हैं, आप वहाँ पे जाएं, हज़ारों की तादाद में बंद कमरों में एयर कंडीशन मॉल्स के अंदर लोग घूम रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। सर आपका पॉइंट क्या है? आप मुझे ये बताएं, कंस्ट्रक्शन साइट पे मास्क नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत, मैं तो आपको पता है मेरा मौक़िफ़ ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ कि एक मौसर लॉकडाउन मुल्क में होना चाहिए। हाँ भाई बात तो कर लूँ। मेरा अपना जहन ये मानता है कि एक मौसर लॉकडाउन होना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक इस लॉकडाउन के लिए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को तमाम सियासी जमातों को साथ बिठा के उनको बावर करवाना चाहिए कि हमारा डेटा ये कह रहा है, हमारे मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं, और हम यकसानियत के साथ इतलाक करेंगे इस पॉलिसी का, अपने ऊपर भी करेंगे, जमात इस्लामी के ऊपर भी करेंगे, आपकी बात जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर भी करेंगे। भाई मुझे आपकी बात समझ आ गई, फिर बैठ के बात करें और उसके बाद एक मौसर पॉलिसी आपकी बात समझ आ गई। लेकिन मैं जरा ब्रेक से वापसी पे डार साहब जवाब देंगे। मसला ये है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन आपको बात समझ नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बैठेंगे, और भाई वो आप लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, आपको कहते हैं खुदा की लानत और अल्लाह का अजाब है, वो तो बैठेंगे नहीं। तो आपको पता है ना उन्होंने बैठना है, ना कोरोना एसओपी अमल हो रहा है और आप जैसे चलते रहने। ये सवाल फिर भी मैं पूछ लूंगा डार साहब से कि भाई बैठ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? मेरा तो नहीं ख्याल। एक ब्रेक लूंगा। डार साहब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने में प्राइम मिनिस्टर बिलीव नहीं करते। 500 रज़ाकार अभी लाहौर के लिए आएंगे अंसारुल इस्लाम वालों के, और अगर ये धरने के लिए गए तो ये 5000 भी हो सकते हैं। तो आप ये क्लैश अफोर्ड कर सकते हैं मुज़ाकरात ना करके अपोजिशन के साथ? देखिए मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन संजीदा नहीं है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने इन्हें दावत दी, कमेटी बनाई, इन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इन्हें दावत दी, उस पर ये भाग जाते हैं। एक बात देखें कामरान, मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मरियम सफदर साहिबा जिन्होंने खुद आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्टेड नहीं हुई, इलेक्टेड MNAs को कहती हैं इस्तीफे दे दो, पार्लियामेंट से बाहर आ जाओ। वालिद साहब इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हैं और बाकायदा कन्विक्टेड हैं किस पे? करप्शन पे, एसेट बियॉन्ड मीन्स पे। तो ऐसी सूरत हाल में वालिद साहब तायात नहल हो, मरियम सफदर साहिबा 10 साल के लिए नहल हैं, वो अलग बात है कि अभी उनकी सजा की मुअत्तली हो चुकी है। तो ये लोगों को, इलेक्टेड लोगों को कह रहे हैं इस्तीफे दे दें। अमीर ये क्या मंतक है? बाप बेटी ने फैसला कर लिया है, अगर ये जमहूरी निजाम को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, खुद ये गेम से बाहर दे दिए इन्होंने, फिर क्या करेंगे? दे दें, मैं तो कहता हूं दे ये
ताकि इलेक्शन हो और लोग आए, बेहतरी आए। और राणा साहब कह रहे थे आप ये ना ऐसे समझे कि लोगों को हम देखें, ये तो अपने- इलेक्शन ही घर भी नहीं बैठेंगे, इलेक्शन ही होने देंगे फिर दोबारा जिमनी। अच्छा, यानी कि ये पूरी अनारकी चाहते हैं। ये बात देखें ना, कौम सुन रही है, कामरान ये चाहती है आज राणा साहब ने मुल्क कहा में अफरा तफरी मचा दो, जी। मुल्क को चलो, ऐसे ट्रैक अब पे मैं ले जाओ मुसद्दिक कि साहब का मुल्क जो भी मुसद्दिक साहब का भी ले लूं पटरी पे वर्जन। चल रही है, वो भी डिटेल हो डार भाई जरा वक्त कम है ना सर, ये एक इश्तिहारी नवाज शरीफ साहब के कहने पे सारे पार्लियामेंटेरियन मौजूद आपके किस तरह इस्तीफे देंगे? उनको समझ नहीं आ रही ये बात, या मरियम साहबा के कहने पे? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 2-3 तरीके होते हैं बात करने के। एक पार्लिमान होती है, पार्लिमान में फैटिफ की आड़ में इन्होंने बिल मंजूर करवाया धौंस धांधली के ज़रिए, जिसमें आपके बच्चों की, आपकी बच्चियों की, आपकी बेगम की, आपके घर वालों के फ़ोन टैप हो सकते हैं, वीडियोस बन सकती हैं, कंप्यूटर हैक हो सकते हैं। कोई फैटिफ इस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं एनआरओ की। जिस दिन हमें बुलाया स्पीकर साहब ने, उसी दिन वजीर आजम ने जलसा किया और कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। सर, यानी इस्तीफों अगर ये की- बैठ के इस्तीफों का बात बताएं ना, करेंगे आपके कहने पे तो इस्तीफा हम दे देंगे, 3 जो कि वजीरों नवाज को शरीफ साहब खुद आ कह रहा हूँ रहे हैं। यार, आ रहा हूँ यार, आपको एनआरओ नहीं भाई मिलेगा। यार, सदिक भाई आ रहा हूँ वक्त कम है यार। जी। आप इसलिए भागे कि आपको एनआरओ आप नहीं पहले मिलेगा। बात यार दोनों, और डार साहब कोई बात नहीं यार, क्या मसला है सर? बात ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन है। जो लोग सिलेक्ट होके नहीं आए, इलेक्ट होके आए हैं। जब लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, जैसे आज निकले हैं, तो उन पे वोट का बोझ होता है। ये 3 सीटों की तो मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं इल्हाक करके। पहले तो अंदर से इनका फ्रैक्चर होगा, फिर इनके अपने लोग जिन्होंने आइंदा सियासी लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, उनको पता होगा कि जमानतें जब्त हो जाएंगी, काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे अगर इस खत्म हुकूमत आज के के साथ रहे। प्रोग्राम के मैन ऑफ द मैच है इरशाद भट्टी साहब, कमाल कर दिया उन्होंने एनालिसिस दे के, और बड़ा जायज़ एनालिसिस दिया है गवर्नमेंट के ऊपर भी। आने वाला दिन जो है वो क्लैशेस की तरफ लेके जा रहा है, डंडों की तरफ लेके जा रहा है, धरनों की तरफ लेके जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो, लेकिन उसके चांसेस बड़े कम नजर आ रहे हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.